आजम खान के परिवार को फिर लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत की अर्जी। अखिलेश यादव ने आजम खान को लगाया किनारे। ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया अखिलेश यादव पर यह बड़ा खुलासा। नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चुराने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और क्लीनिंग मशीन चुराने के आरोप में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, जो कि एक बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के परिवार के लिए। देखिए, एक तरफ आजम खान की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया और अखिलेश यादव जो हमेशा ये प्रूफ करने में लगे रहते हैं कि वो हैं आजम खान के परिवार के काफी ज्यादा करीबी। अब उनको लेकर भी कई सालों तक साथ रहे ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के ऊपर कर दिया है ये बड़ा खुलासा कि हमेशा ही आजम खान को किनारे लगाने की फिराक में लगे रहते थे अखिलेश यादव। पहले बात करते हैं हम इस मामले पर जो कि बड़ा झटका लगा है आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से। देखिए, आपके लिए बता दें कि कैबिनेट मंत्री यानी कि मोहम्मद आजम खान के परिवार की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और एक बार फिर से आजम खान और उनकी परिवार के लिए जो है ये बड़ी खबर सामने आई है, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है आजम खान को और उनके बेटे को कि इनके ऊपर ये आरोप है कि नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चुराने के मामले में आरोपी आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अब 2 सितंबर को मामला रिजर्व किया था और अब फैसला सुना दिया है। रामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खान की भी जमानत अर्जी जो है वो कोर्ट ने खारिज कर दी है, यानी कि अब और भी लंबे समय तक आजम खान को रहना पड़ेगा जेल में। आपके लिए बता दें कि कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 2 सितंबर को जमानत अर्जी पर फैसला रिजर्व किया था और जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला अब सुनाया है। सपा नेता आजम खान पर नगर पालिका रामपुर द्वारा खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन चुराने का आरोप है और इन पर यानी कि पद के दुरुपयोग करने का भी आरोप है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने एफआईआर दर्ज जो है वो आजम खान के ऊपर कराई थी और तब से ही लगातार जो है वो आजम खान की मुश्किलें इस पूरे मामले पर खड़ी हो रही हैं। कभी कोई मामला निकल कर आ जाता है तो कभी सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आ जाता है। अब एक के बाद एक बड़े जो यानी कि जो बड़े घोटाले किए गए हैं, जो उलटफेर किए गए हैं आजम खान या समाजवादी पार्टी के पूर्व नेताओं के द्वारा, अब सब पर ही शिकंजा कसा जा रहा है और यही बड़ा कारण है कि समय समय पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। पर यहाँ पर तो अखिलेश यादव की पोल पट्टी ही यानी कि राजभर ने खोल दी है। जी हाँ, दरअसल ओपी राजभर जो कि विधानसभा चुनाव के चलते अखिलेश यादव के साथ ही थे, पहले वो बीजेपी के साथ थे पर उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन जो है वो विधानसभा चुनाव के दौरान बनाया था और आज वही ओपी राजभर जो हैं वो एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमेशा जब भी मैं मिलने जाया करता था आजम खान से, अखिलेश यादव जो है वो मेरे पास आकर कहा करते थे कि हम उन्हें घटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उन्हें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अपने ही पार्टी के पुराने नेता और आजम खान जिनकी कभी तूती बोला करती थी रामपुर में, आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर किस तरीके से जो है वो यानी कि अब अखिलेश यादव की सच्चाई जो है वो किस तरीके से सामने आ रही है। आपके लिए बता दें कि आजम खान और अखिलेश यादव जो है वो कई इन दोनों को लेकर सियासी गलियारों
अखबारों में कई तरीके की खबरें जो हैं वो पहले भी सामने आई हैं और अभी भी समाजवादी पार्टी में इस बात पर नोकझोंक होती रहती है कि किस तरीके से अखिलेश यादव जो हैं वो पुराने नेताओं को दरकिनार करने में लगे हुए हैं। वहीं आपके लिए बता दें कि अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव एक तरफ तो उन पर खुलासा हो रहा है कि वो अपनी पार्टी के पूर्व नेताओं को दरकिनार करने में लगे हुए हैं और यही बड़ा कारण है कि विधानसभा चुनाव में भी कई ऐसे लोग थे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था समाजवादी पार्टी के द्वारा और कुछ यही तस्वीर जो है वो लोकसभा चुनाव में भी नजर आई। पिछले ही दिनों अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कई बार जो है वो अनर्गल बयान दिए हैं, इतना ही नहीं उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को माफिया तक कह दिया और ये तक कह दिया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो एक मठाधीश हैं क्योंकि योगी को तो कभी गुस्सा ही नहीं आता। जिस तरीके के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर किया गया, अब इसी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश शर्मा का भी बयान सामने आया है और उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर एक बड़ा हमला बोला है। जी हां, सुनिए क्या कह रहे हैं दिनेश शर्मा और उन्होंने किस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर पलटवार किया है। देखिए, जो भारत की संस्कृति और परंपरा का अनुसरण करता है उसको साधु के विभिन्न स्वरूपों का ज्ञान होता है। मैं किसी की टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि जो संत है, साधु है, उसने आवश्यकता पड़ने पर आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए हाथ की माला एक हाथ में तो दूसरे हाथ में भाला भी उठाया है। और साधु परंपरा में तो ऋषि मुनियों में तमाम इस प्रकार के ऋषि मुनि मिले हैं जिन्होंने शस्त्र धारण किया है और उन्होंने शस्त्र चलाना सिखाया है, इसलिए कि आसुरी प्रवृत्तियों को समय पर संत ऋषि मुनि जनता के लिए उनको समाप्त कर सके। भगवान परशुराम का परशु हाथ में क्यों आया? हर भगवान के जो हमारे हैं उनके हाथ में शस्त्र अस्त्र होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो उनका संहार हो सके। मैं यहां पर उनको संहार को दूसरे संदर्भ में मैं इसको बोल रहा हूं कि संहार का मतलब है नहीं कि सबको आप गोली चला दो, सबको मार दो, वाले उससे संबंध से अलग हटके है। लेकिन जो साधु स्वरूप है वो जनहित के लिए है। जहां संत हैं वहीं बसंत है और जहां बसंत है वहां दुखों का अंत है। ये विपक्षियों को समझ लेना चाहिए। और ये बात सही है कि जनता के दुखों का तो अंत हो रहा है, अपराधी जा रहे हैं, लेकिन अपराधियों को शरण देने वालों के सुखों का अंत हो रहा है, क्योंकि उनके निकट के लोग जो अभी तक का विपक्ष के बड़े बड़े लोगों के पार्टी का संचालन में सहायक बनते थे, वो आज माफियागिरी में पकड़े जा रहे हैं। तो लेकिन जनता का हित इसी में है कि ये गुंडा माफिया और मवालियों से मुक्ति मिले, और वो काम मुख्यमंत्री बड़े बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसलिए वो संत भी हैं और वो वाले संत हैं कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो प्रियजनों के लिए और एक जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, जो एक सज्जन पुरुष हैं, उनके लिए उनके हाथ में उनकी स्तुति के लिए माला है, और जो दुर्जन हैं उनके लिए भाला भी उठाने में कोई संकोच नहीं है। एक प्रशासक के रूप में मैं समझता हूं एक साधु जो धर्म को धारण करने वाला है उससे सफल कोई नहीं हो सकता। और ये बात 10 साल में का शासन करने को मिला है। अभी 7 साल बीते हैं, 8 साल, तो 7 साल में इस चीज को योगी जी ने 7 सालों में सिद्ध किया है कि अपराध मुक्त होने की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब लोग इस पर टिप्पणी करते समय सारे साधु संतों को लपेट लेते हैं। ये शर्म की बात है। अगर वो साधु संत इसलिए लपेट लेते हैं कि वो सनातन को अपमानित करना चाहते हैं, अगर उनमें इतना ही सब में साहस है विपक्ष के लोगों को, मैं कहूंगा चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आप जैसे साधु संतों को बोले ना दूसरे धर्म को बोल के देखिए, फिर शायद आपका जहां बैठे रहना दूभर हो जाएगा। क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जो सब कुछ सह लेता है और वो
पूजा करो तो भी हिंदू हो, नास्तिक हो तो भी हिंदू हो, आर्य समाजी हो तो भी हिंदू हो, और कुछ भी ना मानो तो भी हिंदू हो, और हिंदू को गाली दो तो भी हिंदू हो। ये धर्म विशाल है, इसलिए आपकी बातों का कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग संतों के बारे में मैं समझता हूं ठीक नहीं है। किसी जात के बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। आप अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित, दलित, सवर्ण सबको लड़ाई डाल रहे हो। आप संपूर्ण ठाकुर बिरादरी को कह डालोगे। ठाकुरों का योगदान कम रहा है क्या इस भारतवर्ष में? पूरे मुगलों का, तुर्कों का, अंग्रेजों का मुकाबला करने का, आक्रांताओं का काम किसने किया है? क्षत्रिय ने किया है। क्षत्रिय ने अपने प्राणों की भी आहुति दी, अपने राज्यों की भी आहुति दी, और उनकी घर की महिलाओं ने आग में कूद कूद कर जौहर दिया, लेकिन राष्ट्र में आंच ना आए इसके लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया। उस बलिदान को आप भूल जाओगे। आप राणा प्रताप के घोड़े पर का पड़ गए, हवा से पाला था, ये किससे की घास की रोटी खाई लेकिन गुलामी नहीं की, वो शौर्य को भूल जाओगे आप। मैं समझता हूं सारे ठाकुरों को इस प्रकार का कहना ये अनुचित भी है, अव्यवहारिक है, और इसका नतीजा निश्चित रूप में चुनाव में जनता देगी। किसी भी जाति को, किसी भी जाति के बारे में टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए कि हम अगड़ा पिछड़ा की राजनीति क्यों कर रहे हैं। हम सबकी उन्नति के काम करें, सबकी उन्नति होनी चाहिए। इसलिए है कि मोदी जी आज पिछड़े देश के प्रधानमंत्री बन गए, आदिवासी महिला आज देश की राष्ट्रपति बन गई, आज पिछड़े वर्ग के उपराष्ट्रपति बन गए। ये कष्ट है क्या इन सबको? मत कष्ट करिए। मोदी जी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करके उनको आगे ले जा रहे हैं। आपने सुना कि किस तरीके से दिनेश शर्मा ने कहा है कि जो सनातन धर्म से नफरत करते हैं वही सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर इस कदर बयानबाजी कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।